गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक नया टॉपिक करेंगे जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो देखिए, गुप्त काल की हम जब बात करते हैं तो इससे पहले क्या है, एक और बड़ा साम्राज्य होता है जो भारत में क्या करता है, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित करता है। मतलब छोटे छोटे राज्यों को मिला करके मगध साम्राज्य के रूप में निकालता है, वो है मौर्य साम्राज्य। उसके बाद क्या होता है, भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है और विदेशी आक्रमण उस टाइम पीरियड में होते हैं। फिर गुप्त काल के शासक आते हैं जो धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको अपने अधीन करते हैं, अपने साम्राज्य में मिलाते हैं और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इस टाइम पीरियड में गुप्त काल की स्थापना मानी जाती है कि श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी और चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इस राजवंश में महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ है। समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में भी हम देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत के बहुत से राजाओं को हराता है और अपने साम्राज्य में उनको मिलाता है और इसके अलावा क्या करता है, बहुत से जो छोटे छोटे जो सीमांत प्रदेश हैं वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। गुप्त काल में क्या होता है, कला, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति होती है और इसी आधार पर इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग की जो अवधारणा का यहाँ जो अर्थ है वो है काल विशेष में राज्य या समाज में जो विकास होता है उससे। तो देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है राजनीतिक एकता। अब इसमें अब थोड़ी देर पहले हम जो बात करके आए थे कि मौर्य काल के बाद क्या होता है, फिर से छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है भारतीय जो शासन व्यवस्था है और फिर विदेशी आक्रमण होते हैं। उसके बाद क्या है, गुप्त शासक निकल करके आते हैं और एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं। तो भारत में गुप्त शासन व्यवस्था के साथ ही क्या होता है, राजनीतिक एकता की स्थापना होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसको स्वर्ण काल क्यों माना जाता है, तो वो है हमारा कुशल शासन प्रबंध। किसी भी शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या जरूरी है कि उसका शासन प्रबंध क्या है, उचित होना चाहिए। तो गुप्तों ने भी क्या किया, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से उन्होंने विभाजित किया और जिसमें सबसे ऊपर क्या है, केंद्रीय व्यवस्था है, फिर प्रांत की व्यवस्था है, वहाँ प्रांतों में उन्होंने अपने गवर्नर या अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, फिर विषय जो जिले थे उनकी व्यवस्था है, फिर नगरों की व्यवस्था है और सबसे निम्न स्तर पर क्या होता था, गांव होते थे जहाँ ग्रामिक मुखिया कहलाता था और पंचायत या ग्रामिक जो मुखिया है वो मिलकर के वहाँ शासन संभालते थे और शासक वर्ग का कोई हस्तक्षेप वहाँ नहीं होता था। तो ये उचित प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त काल में स्थापित की है उन्होंने। और राजा है, राजा के साथ क्या है, बहुत से मंत्रीगण हैं जो उसका सहयोग करते हैं प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। एक विशेषता क्या देखने को मिलेगी, शिक्षा का विकास। गुप्त काल से पहले भी क्या है, भारत में धीरे धीरे शिक्षा का विकास हो रहा है, लेकिन गुप्त काल में बहुत से विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं जो शिक्षा के विकास के ऊपर जोर देते हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो कि कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुप्त काल में क्या होता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कई बार पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के टाइम पीरियड में हुई थी, तो कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा क्या है, वल्लभी विश्वविद्यालय भी था और पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मथुरा, काशी और उज्जैन क्या थे, शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और जो विषय थे वो है धर्मशास्त्र, पुराण, तर्क, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, राजनीति, इतिहास, ये महत्वपूर्ण विषय थे। और शिक्षा का अधिकार जो है स्त्रियों को भी दिया गया था और वो चित्रकला, संगीत, नृत्य और आचरण से संबंधित शिक्षा ग्रहण करती थी। और स्थानीय स्तर पर क्या था, जो ब्राह्मण है और बौद्ध भिक्षु हैं वो अपने आवासों पर शिक्षा देते थे। तो गुप्त काल में क्या है, शिक्षा का बहुत विकास देखने को मिलता है। एक विशेषता क्या रही, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, कि हिंदू धर्म का उत्थान। अब देखिए, इससे पहले हम क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म आता है कि हिंदू धर्म में बहुत से बाह्य आडंबर आ गए हैं, उसके परिणाम स्वरूप क्या धर्म सुधार आंदोलन चलते हैं। फिर मौर्य काल में भी हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके अलावा हिंदू धर्म का भी विकास धीरे धीरे देख रहे हैं। लेकिन
गुप्त काल में क्या है, फिर से हिंदू धर्म का उत्थान होता है। जो गुप्त शासक हैं वो भी क्या है, हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाते हैं। जैसे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है, ये क्या करते हैं इसको लोकप्रिय बनाने में, या मंदिरों का निर्माण इस टाइम पीरियड में किया जाता है। और जो भी रचनाएं हिंदू धर्म से पहले जो श्रुति के रूप में लिखी गई थी, वो पुस्तकें ज़्यादातर क्या है गुप्त काल में ही संपूर्ण की जाती हैं। इस टाइम पीरियड में क्या है, मंदिरों का निर्माण किया जाता है, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, और इस समय में संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है जीके में। और इसके अलावा क्या है, हिंदू धर्म को तो ये संरक्षण देते ही हैं, इसके अलावा भी क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी उचित विकास का अवसर इनके टाइम पीरियड में मिलता है। फिर एक विशेषता क्या देखने को मिलती है कि स्थापत्य अथवा वास्तुकला का विकास भी होता है। अब देखिए, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि अनेक मंदिर, मठ और विहारों का निर्माण किया गया, और मंदिर निर्माण के जो मिलते हैं अवशेष ज़्यादातर यहाँ से मिलते हैं। छोटी छोटी ईंटों का प्रयोग करके मंदिर बनाए गए थे, और मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वो प्रमुख माना जाता है। और इसके अलावा क्या है, यहाँ सबसे पहले शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण, यहाँ पहला उदाहरण भारत में देखने को मिलता है इस मंदिर में। इसके अलावा तिगावा का जो विष्णु मंदिर है वो है भित्री गांव का मंदिर है, और भुमरा तथा खाटे के शिव मंदिर है, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। तो ये स्थापत्य और कला, वास्तुकला का मंदिरों में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो चैत्य बनाए गए हैं, जो पत्थरों को काट करके, और जो गुफा या गुहा जो पूजा स्थल बनाए गए उनको चैत्य कहा जाता था। और जैन धर्म से संबंधित जैसे कुछ जो समाधि स्थल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा क्या है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो भी गुप्त काल से संबंधित कुछ गुफाएं देखने को मिलती हैं। उसके अलावा क्या है, मूर्ति कला में क्या विकास हुआ गुप्त काल में। तो गुप्त काल को मूर्ति कला की दृष्टि से विषाण काल बताया जाता है, क्योंकि इस काल में क्या है, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र उत्कृष्ट मूर्ति कला के सर्जन के केंद्र माने गए हैं। इस टाइम पीरियड में गांधार कला जो शैली थी उसका विकास कम हुआ था, और मथुरा कला शैली का विकास ज़्यादा देखने को मिलता है। अब वो चाहे देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो हैं, या बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो मुनि हैं, तीर्थंकर हैं, उनकी जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसके अवशेष भी मिलते हैं। अब यहाँ इस टाइम पीरियड में क्या देखने को मिलता है कि बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं उसमें बाहुमंडल सुसज्जित किया गया था। उसके अलावा क्या विशेषता है, चित्रकला। तो चित्रकला के क्षेत्र में गुप्त काल में क्या है, अजंता और बाघ की गुफाएं मिलते हैं अवशेष, और सजीव और स्वाभाविक चित्र देखने को मिलता है, जिसमें करुणा, प्रेम, लज्जा और चिंता और घृणा के जो मानवीय भाव हैं वो दिखाए गए हैं। और जो प्राकृतिक जो चिन्ह हैं, जैसे वृक्ष हैं, पुष्प हैं, नदी, झरने, पशु पक्षियों के चित्र भी मिलते हैं। इसके अलावा संगीत कला के क्षेत्र में देखिएगा, इस गुप्त काल में संगीत कला के जो सिक्के हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं, उसमें अवशेष मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में सिक्कों में मिलता है कि वो वीणा बजाते हुए उसको दिखाया गया है। ऐसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों पर भी कई वाद्य यंत्र मिले हैं। और वात्स्यायन का जो काम सूत्र है उसमें भी संगीत के बारे में जानकारी दी गई है। और नाटकों में भी उस टाइम पीरियड में जो संगीत आचार्य हैं जैसे गणदास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में नृत्य कला का भी विकास हुआ है। अब जो चित्रकारी जो मिलती है उसमें गुफाओं के जो दीवारों के ऊपर मिले हैं उसमें नृत्य कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और नृत्य कैसे नृत्य करते हैं और उसके आसपास जो नृत्यकाएं जो बैठी हुई है वो वाद्य यंत्र बजाते हुए उसको दिखाया गया है। और जो उस टाइम पीरियड के जो नाटक मिले हैं उसमें भी नृत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा क्या है, अभिनय कला के बारे में भी जानकारी गुप्त काल में प्राप्त होती है कि वैसे तो नाट्य जो कला है उसकी शुरुआत कुषाण काल में हुई थी, लेकिन उसके जो अवशेष हैं इस टाइम पीरियड में भी गुप्त काल में भी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए, कालिदास और विशाखा दत्त के जो नाटक हैं वो अभिनय की दृष्टि से उत्तम माने जाते हैं। उसके अलावा बात करें हम मुद्रा कला की, तो गुप्त काल में क्या है, मुद्रा कला का भी पर्याप्त विकास होता है।
और गुप्त जो सम्राट हैं, जो शासक हैं, उन्होंने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई हैं। समुद्रगुप्त ने केवल सोने के सिक्के चलाए, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, सोने के सिक्कों के साथ साथ चांदी के सिक्के भी उसने चलाए हैं। और समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उन पर कुषाण मुद्रा कला का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है, सिक्कों से क्या है, उस टाइम पीरियड की सामाजिक आर्थिक स्थिति और जो वेशभूषा है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर है साहित्य। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका देखने को मिलती है। एक बार्नेट है विद्वान, वो क्या कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिकलियन युग का है। तो यहाँ जो कवि हैं, भारवी भट्टी है, विष्णु शर्मा है, कुमारदास है, माघ है, हरिसेन है, जिनकी कृतियों से क्या है उस टाइम पीरियड के साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और कालिदास जिसे विश्व संस्कृति के इतिहास में एक शानदार पृष्ठ मतलब एक उनका एक ऐसा नाटक है अभिज्ञानम शाकुंतलम है, जिसका सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। उसके अलावा विशाखा दत्त की जो पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें भी गुप्त काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ निकल करके आता है पंचतंत्र का। कई बार पूछा जाता है कि पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं उसका रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा। तो ये कामसूत्र है, पंचतंत्र है, तो ये साहित्य की बहुत सी रचनाएं और टीकाएं इस टाइम पीरियड में लिखी गई हैं। और जो स्मृतियां हैं जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, जो विधि शास्त्र हैं ये भी गुप्त काल की जानकारी देते हैं। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है गुप्त काल का जिसमें स्वर्ण युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो है विज्ञान और तकनीकी। तो गुप्त काल में क्या है, विज्ञान और तकनीकी का भी उल्लेखनीय विकास होता है। गणित में, खगोल, चिकित्सा, रसायन जैसे जो क्षेत्र हैं, और वहाँ पर सबसे पहले माना जाता है कि आर्यभट्ट इस काल का महान वैज्ञानिक था। उसने गणित के बारे में, बीजगणित के बारे में, दशमलव के जो 4 अंक हैं उनके बारे में उसने जानकारी दी। उसने पृथ्वी और जो ग्रह हैं उनके बारे में उसने जानकारी प्राप्त दी थी। और आर्यभट्ट के अतिरिक्त क्या है, वराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कर प्रथम है, वो भी इस युग के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं। वराहमिहिर की जो पुस्तक मानी जाती है प्रमुख, वो है पंच सिद्धांतिका। और ब्रह्मगुप्त ने जो न्यूटन का जो सिद्धांत माना जाता है कि जिसमें क्या माना जाता है, गुरुत्वाकर्षण, कि पृथ्वी के ऊपर हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो वापस पृथ्वी के जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, उसके कारण वापस लौटती है। तो वो सिद्धांत ब्रह्मगुप्त पहले ही दे चुके थे। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबारी जो कवि था, उसने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध चिकित्सक वो माना जाता है। तो इतनी जो विशेषताएं हम करके आए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में विशेष तौर पर मूर्तिकला, चित्रकला, विज्ञान, तकनीकी और जो साहित्य का जो क्षेत्र था वो स्वर्णकाल माना जाता है। ये नहीं कह सकते कि हम सारे क्षेत्रों में स्वर्णकाल था, लेकिन जो विज्ञान, तकनीकी और जो साहित्य के क्षेत्र में विशेष इसकी भूमिका रही थी। तो गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो वो हमने यहाँ पे पूरा किया है। थैंक यू।